स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एजुटेक में बच्चों। तो एसएससी के लिए जो हम साइंस की वीडियो लेके आए थे तो उसमें आप सबके कमेंट्स आए थे कि सीएपीएफ के लिए भी एक साइंस की वीडियो ज़रूर लाई जाए। और तो उसी वीडियो को हम लेकर आए हैं आपके पास। इसमें आज हम जो बात करेंगे सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। लेटर ऑन इसके बाद हम थोड़ा सा फिज़िक्स, क्योंकि फिजिक्स के देखो ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है। फिजिक्स में मोस्टली ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कि आपको पावर डायोप्टर इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ज़्यादा उसमें टफ होता नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है फर्स्ट बायोलॉजी और उसके बाद आ जाता है आपका केमिस्ट्री। तो यही कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो मेनली हम आज इन्हीं टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजी में, तो देखो बायोलॉजी में जो हायरार्की लाई गई है वो आपकी किस तरीके से आई है। तो इसमें देखो सबसे ऊपर आ जाता है आपका किंगडम। क्लियर, आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वन शॉट वीडियो होगी। अगर हो पाए तो आज ही कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो इसके मैक्स टू मैक्स 2 पार्ट आएंगे और ये 2 पार्ट अगर आप पढ़ के चले गए तो सीएपीएफ में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका छूटेगा। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए वादा है कि आप अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से कम 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लायक तो होंगे। अब मैं सिर्फ अटैम्प्ट करने के लायक इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको उसके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होगी। अब आप अगर इसका रिवीजन करके जाओगे तो वहाँ पर उसको सही कर दोगे, और अगर रिवीजन करके नहीं जाओगे या वीडियो को अभी छोड़ के चले गए तो आप उसको सही नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर दूसरा पार्ट आएगा तो दूसरे पार्ट को भी पूरा देखना। क्लियर। तो जब हम हायरार्की की बात करते हैं, इस हायरार्की को हम बोलते हैं बायनॉमियल क्लासिफिकेशन, जो कि लाया गया था हमारे कार्लस लीनियस के द्वारा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे सबसे ऊपर किंगडम आता है, फिर फाइलम आ जाता है, फिर आपका आता है क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद इंपॉर्टेंट आता है आपका फैमिली, फैमिली के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जीनस, और फिर आता है स्पीसीज। क्लियर। कभी कभी वो ऐसे छोटे छोटे आपसे पूछ लेते हैं कि इनको आप अरेंज करके दिखाओ, और ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली सीएपीएफ में पहले आ चुका है। अच्छा, मैं बता दूं, ये वीडियो तो सीएपीएफ के लिए बन रही है, बट ये वीडियो साथ साथ सीडीएस के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप ये दोनों एग्जाम दे रहे हैं या इनमें से कोई भी एक एग्जाम दे रहे हैं तो उन दोनों एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमको मेनली ये दोनों चीज़ याद करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी का भी साइंटिफिक नेम उठा के देखूँ तो वहाँ पर जीनस और स्पीसीज़ को हम एक साथ बोलते हैं। क्लियर। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का होता है होमो सेपियन। क्लियर। तो ये जो होमो सेपियन होता है वो क्या होता है, होमो हमारा जीनस होता है और सेपियन हमारी स्पीसीज होती है। जब स्पीसीज के बारे में पढ़ोगे तो आपका एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, जॉन रे, जिन्होंने की स्पीसीज टर्म को कॉइन किया था। क्लियर। तो कभी कभी आपसे ये सवाल भी पूछने को आ सकता है। अब देखिए, जब आप यहाँ पर बात कर लेते हैं किन के बारे में, जब आप यहाँ पर बात करते हैं किंगडम में, तो 2 तरीके के होते हैं आपका। पहला होता है प्लांट किंगडम और दूसरा होता है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के बारे में तो अभी थोड़ी देर रुक के बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्लांट किंगडम के बारे में। तो देखिए, प्लांट किंगडम की जब आप बात करोगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है। फॉर एग्जांपल देखो, प्लांट्स आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और नेक्स्ट आपके आ जाते हैं एंजियोस्पर्म। क्लियर। ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये फ्रूट बियरिंग प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, नॉन फ्रूट बियरिंग प्लांट्स होते हैं, और टेरिडोफाइटा किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, जिनमें आपको फॉर्न्स देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो ये तीनों प्लांट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, आई होप। अब क्योंकि इतना टाइम हो गया है तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में इतना तो आइडिया होगा। क्लियर। उसके बाद जब आप प्लांट्स को देखोगे तो प्लांट्स में 2 तरह के आपको सेल्स या टिश्यू देखने को मिलते हैं। जब टिश्यू की बात करोगे तो यहाँ पर आ जाता है मेरिस्टेम। देखो, प्लांट सेल मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे जब सेल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैंने प्लांट सेल के बारे में पूरा का पूरा अच्छा खासा जिक्र किया है, तो वहाँ पर मैं आपको उसका पूरा डिस्कशन कर दूंगा। अभी यहाँ पर आप टिश्यू के बारे में समझ लीजिए। क्लियर। तो यहाँ पर आते हैं आपके मेरिस्टेम टिश्यू, दूसरे होते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। ठीक है। जब आप मेरिस्टेम टिश्यू की बात करोगे तो मेरिस्टेम टिश्यू आपके किस तरीके के टिश्यू होते हैं, ये आपके होते हैं ग्रोइंग टिश्यू। आपने सुना होगा एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इसके बारे में पिछले साल क्वेश्चन आया भी था लिटरल में, जिसमें कि क्वेश्चन था कि गिर्थ ऑफ स्टेम को बढ़ाने में कौन सा टिश्यू आपके काम आता है, तो वहां पर आंसर था लेटरल। अब देखो एपिकल टिश्यू किस तरीके के होते हैं, अगर मैं यहाँ पर प्लांट बनाऊं तो इस तरीके के। तो ये जो आपका ऊपर वाला टिप दिख रही है यहाँ पर आपको पाए जाएंगे एपिकल मेरिस्टेम, जो कि आपके
टिश्यूज होते हैं या जो आपके प्लांट होते हैं उसको किस तरीके से इंक्रीज करेगा, उसकी हाइट को इंक्रीज करेगा। क्लियर। वेयर एज अगर आप बात करोगे लेटरल मेरिस्टेम की, तो लेटरल मेरिस्टेम आपके जो गर्थ होता है, गर्थ बोलते हैं ये विड्थ को, यानी कि स्टेम की चौड़ाई, तो उसको इंक्रीज करने में आपको मदद करेगा। क्लियर। अब देखो ये ग्रोइंग सेल है, ये तो हमको समझ आ गया, तो ग्रोइंग है तो इसका मतलब ये किस तरह के होंगे, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, और एक्टिव हैं तो इनमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर क्या होता है, थिन सेलुलोज होगा। देखो अगर ज़्यादा थिक सेलुलोज होगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके बाहर क्या हो जाएगी, कवरिंग हार्ड हो जाएगी, और फिर इसको ग्रोथ में एक ऑब्स्ट्रक्शन फील होगा। तो यहाँ पर थिन सेलुलोज इसलिए पाया जाता है। लैक ऑफ वॉक्यूल। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, वैसे तो आप लोग सबने पढ़ा होगा कि प्लांट्स में वॉक्यूल होता है, बट ये ध्यान रखना जहाँ जहाँ पे मेरिस्टेम टिश्यू की बात आएगी वहाँ पर वॉक्यूल नहीं पाया जाएगा। क्लियर। तो बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए चलना है यहाँ पे। फिर हम बात कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू की। अब देखो जब आप परमानेंट की बात करोगे तो परमानेंट में भी दो तरह के होते हैं। सबसे पहले सिंपल, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछे गए हैं, उसके बाद आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स, जो कि एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। कॉम्प्लेक्स में भी दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। क्लियर। जाइलम जो टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके वाटर को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। फ्लोएम जो होते हैं वो आपके फूड और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो जाइलम होते हैं वो हमेशा किस तरीके के होंगे, यूनी डायरेक्शनल, यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में बहेंगे। कहाँ से, अगर हम ये रूट्स बनाएं तो रूट से ऊपर की तरफ को जाएंगे आपके जाइलम। क्लियर। वेयर है जब आप फ्लोएम की बात करोगे ये मल्टी डायरेक्शन होते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो एक खाना आपकी रूट्स तक भी पहुंचाते हैं और साथ साथ बाकी लीव्स तक भी पहुंचाते हैं, तो ये मल्टी डायरेक्शनल होते हैं आपके। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हो जाता है आपका मल्टी डायरेक्शन, इसको अच्छे से याद रखना है। फिर जब जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम में आपके क्या क्या पाया जाता है, जाइलम में आपका ट्रैकियार्ड पाया जाएगा, और इसके साथ आपकी जाइलम वेसल्स होंगी, इनके आगे जाइलम ऑलरेडी लगा लेना। क्लियर। तो जाइलम, ट्रैकियार्ड, जाइलम वेसल। ओके। उसके बाद आता है जाइलम पैरेन्काइमा, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद आता है जाइलम फाइबर। फिर जब आप फ्लोएम की बात करोगे तो फ्लोएम में सबसे पहले आ जाते हैं स्लीव सेल, उसके बाद आते हैं कंपेनियन सेल आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा। अच्छा, आप देख रहे होंगे पैरेन्काइमा दोनों जगह है, तो ऐसा ही एग्जैक्ट सवाल सीएपीएफ और सीडीएस में पहले पूछा जा चुका है। ऐसा कौन सा कॉमन टिश्यू है जो बोथ जाइलम और फ्लोएम दोनों में पाया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपका सीव ट्यूब। क्लियर। फिर आता है आपका फ्लोएम फाइबर। अब इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन से टिश्यू डेड होते हैं और कौन कौन से टिश्यू लिविंग होते हैं। जब आप जाइलम में आओगे तो जाइलम में ट्रैकियार्ड और वेसल, ये क्या होते हैं, आपके डेड होते हैं। पैरेन्काइमा और फाइबर आपके क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। बट जब आप फ्लोएम की बात करोगे तो फ्लोएम में सिर्फ एक फाइबर होता है जो डेड होता है, और वो क्या होता है आपका फ्लोएम फाइबर, जो कि क्या होता है, डेड होता है। बाकी सारे के सारे लिविंग पाए जाएंगे आपको। क्लियर। ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, लिविंग है। क्लियर। तो एक बार और देख लेते हैं, इसमें हमको क्या चीज़ याद रखनी है, अलग अलग टाइप के आपके टिश्यूज और पाए जा रहे हैं, तो उन टिश्यूज के बारे में एक बार देख लेते हैं। वेट अ मिनट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो टिश्यूज आपके पाए जा रहे हैं वो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पैरेन्काइमा। क्लियर। इनका मेन काम क्या होता है, ये स्टोर करते हैं फूड को, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपने पीछे देखा जाइलम में भी होगा, फ्लोएम में भी होगा, तो ये क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों जगह पे जो भी चीज़ होती है, जैसे जाइलम में वो वाटर को स्टोर करेंगे और फ्लोएम में वो फूड्स एंड मिनरल को स्टोर करेंगे। साथ साथ ये और किस चीज़ को स्टोर करते हैं, ये ऑयल को करते हैं, फैट को करते हैं, लिपिड्स को करेंगे, मिनरल्स। क्लियर। ये इन सब चीज़ों को स्टोर कर कर रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं एरेनकाइमा। अब इसके नाम में आपको एरन दिख रहा है, कुछ एयर से रिलेटेड होगा, तो ध्यान रखना है यहाँ पर इसमें एयर सैक पाए जाएंगे। अब एयर सैक हैं तो जिसमें भी एयर सैक होते हैं वो क्या होता है, थोड़ा सा बबली नेचर का, यानी कि ऊपर उठा हुआ होगा। ये मेनली कहाँ पर आपके काम आते हैं, ये एक्वेटिक प्लांट्स में आपके काम आएंगे।
एयर सैक देखो पैरेनकाइमा में भी पाए जाते हैं। जब पैरेनकाइमा में एयर सैक बढ़ जाते हैं तो पैरेनकाइमा ही एरनकाइमा बन जाता है। क्लियर। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स में आपको पाए जाएंगे और मेनली फ्लोटिंग में हेल्प करेंगे। जो आपने देखा होगा ना वाटर लिली वगैरह या लोटस जो फ्लोट करते हैं, तो उन सब में क्या होता है आपको एरनकाइमा देखने को मिलेगा। क्लियर। फिर आ जाते हैं आपके क्या कॉलेनकाइमा। नाम थोड़े से टफ है, बाकी उसके अलावा तो बायोलॉजी इतना बढ़िया सब्जेक्ट है ना, आप लोगों को पढ़ के मजा आ जाएगा। एक बार पढ़ना है बस, और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको बता के भी जाऊंगा कहाँ से रिपीटेड आ रहे हैं। एक तो पैरेनकाइमा याद रख के चले जाना, पैरेनकाइमा में रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। क्लियर। फिर जाइलम और फॉइलम के बारे में पढ़ जाओ, रिपीटेड क्वेश्चन आए। क्योंकि इसमें भी ना टीचर क्या होता है थोड़े से सेक्शन ढूंढता है जिसमें से वो अलग अलग सवाल बनाता है, और रिपीटेड सवाल है। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ो और सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपके लगभग 80% तो जो भी सवाल होंगे साइंस के वो आप सॉल्व कर लोगे। हम कॉलन कायमा की बात कर रहे थे। कॉलन कायमा आपको क्या मिलते हैं? कॉलन कायमा आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। क्लियर। इसके बाद आ जाता है आपका क्लोरन कायमा। ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो क्लोरोफिल है तो यहां पर आपको फूड मेकिंग दिख जाएगी। और फूड मेकिंग ध्यान रखना है, क्लोरोफिल आपका किस तरीके का पिगमेंट होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। आगे जब हम अपने लेक्चर में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक रेड पिगमेंट देखने को मिलेगा। उसका नाम होता है क्या? उसका नाम होता है आपका हीमोग्लोबिन। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दूं, मैंने एसएससी के लिए साइंस की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने साइंस के सारे वन लाइनर फैक्ट्स को डिटेल में डिस्क्राइब किया है। एक बार उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने वाइटामिन के बारे में पूरा का पूरा बता रखा है। तो अगर आपको वाइटामिन के बारे में पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लियर। अब ये फूड मेकिंग होगी तो यहाँ पर फोटो सिंथेसिस वाली प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको स्क्लेरन काइमा, ठीक है, आपको नाम याद रखने हैं, बस एक बार नाम याद रखने हैं, बाकी तो काम हो गया। स्क्लेरन काइमा आपके किस तरीके होंगे? डेड मसल्स या फिर डेड टिश्यू जो आप बोल देते हो। क्लियर। तो अगर आपने डेड टिश्यू का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कोकोनट देखा है? कोकोनट, कोकोनट के बाहर जो फाइबर्स होते हैं वो डेड होते हैं। क्लियर। वो सब क्या होते हैं? स्क्लेरन काइमा होते हैं। क्लियर। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद रखते हुए चलनी है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपके लिए आगे जाके काम आएगी। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेल के बारे में। तो सेल देखो, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, सेल दो तरह के होते हैं। क्लियर। ये क्या होते हैं? मेनली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म जो भी है वो सेल से ही बना हुआ है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो सेल से नहीं बनी है। सबसे पहले सेल आएगा, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू से बनेगा आपका क्या? ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद रखते हुए चलनी है। अब आगे बढ़ लेते हैं। तो अगर आपका एक टाइप का सेल है तो उसका शेप, साइज, हम उस चीज़ क्या होंगी? सिमिलर होगी। इसी में डिस्कवरी ऑफ सेल बहुत बेसिक चीज़ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में किया था। क्लियर। फिर हमको जो सेल ऑर्गेनेलीज है, तब तक सेल ऑर्गेनेलीज का नहीं पता था। सेल ऑर्गेनेलीज का हमें कब पता लगना स्टार्ट हुआ? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। और यहीं से आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ही आप एक टर्म सुनते होंगे, मॉडर्न साइंस। क्लियर। तो ये जो मॉडर्न साइंस है इसकी शुरुआत कब से हुई है? ये आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद से हुई है। सेल थ्योरी एक बार देख लो, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। एक बार डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आया था CAPF में। क्लियर। उसमें उन्होंने बस थोड़ा सा चेंज किया था, एक बार देखना है तो दोबारा देख लो। उसमें इन्होंने यहाँ पर चेंज किया था। वहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि न्यू सेल, जो आपके एक बार सेल अगर डेड हो गए तो वो दोबारा से यूज़ नहीं हो सकते। जबकि सेल पोस्टुलेट हमारा क्या कहता है कि अगर कोई सेल डेड हो जाता है तो उसके बाद उसको, क्लियर, वो कहाँ जाता है? स्प्लीन में जाता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड। क्लियर। ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोला जाता है। स्प्लीन में जाता है, वहां से उसमें से पूरा का पूरा RBC के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो निकाल लिया जाता है। फिर उसको कहां पर भेज दिया जाता है? बोन मैरो में। बोन मैरो, और बोन मैरो में आपके कौन से एलिमेंट ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे? बोन मैरो में आपका होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस। इस तरह के सवाल बहुत बार आते हैं। क्लियर। बोन मैरो में जाता है। बोन मैरो में आपको पाए जाएंगी नर्स सेल। क्लियर। तो नर्स सेल वहां पे पाई जाएंगी। ये नर्स सेल क्या होती हैं? इन नर्स के सेल के अंदर क्या होता है? आपके
एमएमसी होती है, मैटरनल मदर सेल। और यही मदर सेल क्या करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आपके नए सेल्स को बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एमएमसी पाई जाएंगी, वो एमएमसी कन्वर्ट कर देंगे आपके जो डेड सेल थे, डेड सेल को आपका किस में, न्यू लिविंग सेल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बस इतना आपको याद रखते हुए चलना है यहाँ पे। फिर बात कर लेते हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल। थोड़ा मैं स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें आज बात करने के बारे में और बहुत अच्छा टॉपिक जाने वाला है। बस ध्यान से पढ़ते रहना, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा और एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। क्लियर। और अगर पढ़ रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना हमारी वीडियो को। तो यहाँ पर देखो एनिमल सेल, इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लो। इसके स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सेंट्रल न्यूक्लियस है। क्लियर। इधर मैं प्लांट भी कर देता हूँ, तो ये सेंट्रल न्यूक्लियस, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है। क्लियर। बाकी यहाँ पर आसपास क्या पाया जा रहा है, ये देखो ये स्मूथ ईआर है, SER, और यहाँ पर ये है आपका RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिर आपका ये पाया जाएगा गोल्जी बॉडी। क्लियर। ये आपका हो जाएगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। और सेम चीज आपको यहाँ भी मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया देखो यहाँ भी है। क्लियर। गोल्जी अपरेटस यहाँ पर भी है, ER आपका यहाँ पर भी है, ये देखो इधर। ओके जो एक चीज आपको और प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो दो चीजों का डिफरेंस है, फर्स्ट इज सेल वॉल, सेकंड इज प्लास्टिड। ये दो चीजें हैं जो डिफरेंस है आपका किस किस में, एनिमल सेल और आपके प्लांट सेल के बीच में। बस इन दोनों चीजों को याद रखते हुए चलना है। अगर मैं बात करूं इसमें से DNA किस किस के पास होता है, तो देखो सबसे पहले तो आपका कहां पर DNA होगा, न्यूक्लियस में होगा। फिर आपका आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आ जाता है आपका प्लास्टिड, और प्लास्टिड के अंदर ही आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। तो ये कुछ चीजें होती है जिनके अंदर आपका DNA पाया जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, और प्लास्टिड का ही पार्ट होता है आपका क्या, क्लोरोप्लास्ट। तो इन सब चीजों के अंदर आपको DNA देखने को मिलेगा। क्लियर। तो सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। प्रोकैरियोटिक जो प्रिमिटिव होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रिमिटिव सेल्स होंगे। यूकैरियोटिक जो मॉडर्न सेल होंगे। अब देखो मॉडर्न सेल ऐसा कोई इसके पीछे कोई मॉडर्न साइंसेस वगैरह का हाथ नहीं है, बस यस इनमें क्या होती है, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल इनके अंदर की सेल ऑर्गेनेली जैसे न्यूक्लियस, और क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर यहाँ पर ER देखने को मिलेगा जिसमें कि SER और RER अभी अच्छे से पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडीज होंगी, और भी बहुत सारी चीज पाई जाती हैं। वेयर एज अगर आप प्रोटोकैरियोट की बात करोगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस नहीं होगा। तो जो DNA की अगर हम बात करें तो DNA किस वे में होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटॉइड के फॉर्म में यहाँ पर आपका घूम रहा होगा, आपका क्या, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में आपका DNA पाया जाएगा। क्लियर। इसमें क्या होगी, सेल वॉल होगी यहाँ पर। वेयर एज यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी आपको, सेल मेम्ब्रेन। और अगर ये प्लांट सेल होगा तो सिर्फ तब आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी यहाँ पर। क्लियर। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक, तो ये डिफरेंस है। यहाँ पर आपको देख लो न्यूक्लियस अब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एक बार ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको एक बार पॉज करके अच्छे से पढ़ लो। क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम बोलते हैं। क्लियर। नाम याद रखना, कभी कभी एग्जाम में वो सेल मेम्ब्रेन नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख देंगे। आउटर मोस्ट लेयर होती है ये सेल की, और यहाँ पर क्या होता है, ये लगभग सभी सेल्स में पाई जाती हैं, बी इट एनिमल और प्लांट। तो प्लांट सेल में आपकी सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि ये इट अलाउ ओनली सर्टेन आइटम्स, क्लियर, इट अलाउ ओनली सर्टेन आइटम्स टू पास थ्रू इट। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल की डेफिनेशन होगी, यानी कि कुछ चीजों को ही अपने अंदर से पास होने देगा, सभी चीजों को ही अपने अंदर से पास होने नहीं देगा। क्लियर। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब ये सेलेक्टिवली परमिएबल होने का मतलब यहाँ पर ये क्या करता है, ऑस्मोसिस करता है।
अभी पढ़ेंगे हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच का फर्क भी, तो तब इसको अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। बस इतना ध्यान रख लो, अगर ये सेलेक्टिवली परमेबल नहीं होता तो अंदर सेल के अंदर जितना भी वाटर कंटेंट है वो सब निकल जाता। तो यानी कि ये क्या करता है, सिर्फ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी को पास ऑन होने देता है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको होल्ड करके रखता है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। द मूवमेंट ऑफ मैटर कैन बी एक्टिव एज वेल एज पैसिव। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक्टिव भी होगा पैसिव भी होगा। एक्टिव यानी कि जब आप एटीपी को यूज करोगे, एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एनर्जी यूनिट। एनर्जी यूनिट, एनर्जी करेंसी, किसी भी तरीके से आपसे सवाल पूछ लेगा तो आपको ध्यान रखना है एटीपी क्या होता है, हमारी एनर्जी यूनिट होती है। पैसिव, जहां पर आपको एटीपी को यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े, जो भी आपकी प्रोसेस होगी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पैसिव के दो एग्जांपल हो सकते हैं, ऑस्मोसिस और आपके डिफ्यूजन। क्लियर? तो यहां पर एक बार देख लेते हैं किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है। तो ये कुछ आपकी लेयरिंग होती है, यहां पर ये आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दिख रहे हैं। ठीक है, इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के पास आके क्या होता है, जब भी कोई आइटम लगता है तो यहाँ से सिग्नल जाता है कि ओके इसे अलाउ करना है कि नहीं करना, फिर वो प्रोसेस कैरी ऑन हो जाती है। एक बार ये याद कर लो, डिफ्यूजन पैसिव है, ऑस्मोसिस पैसिव है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन ये भी पैसिव है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें एटीपी को कंज्यूम करती हैं। देखो यहाँ पे दो तीन टर्म आपको देखने को मिल रही होंगी, फैगोसाइटोसिस, और फैगोसाइटोसिस में भी क्या होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब यहाँ पर देख लो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? तो उसको पढ़ते हुए चलते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं एंडो में। देखो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट में आपके लार्ज चीज़ों को किधर की तरफ लाया जाता है, इनसाइड। एंडो क्या है, एक लैटिन टर्म है, एंडो का मतलब होता है एंटर। तो इसमें क्या होगा, कोई भी मटेरियल क्या करेगा, एंटर करेगा किसमें, बॉडी के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल इन्वेस्टिगेट फॉर्मेट अ पॉकेट अराउंड द टारगेट। फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से हमारी लेयर है और यहाँ पर फूड पार्टिकल है, तो ये जो प्लाज्मा लेयर होगी ये किस तरीके से बेंड होती जाएगी, ये आपकी बेंड होगी, इस तरीके से बेंड हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, मान के चलो ये है, तो ये फिर इस तरीके से इसके अराउंड पूरा का पूरा चपेरा लगा देगी, और लास्ट स्टेज में वो फिर से ऐसे आ जाएगी और वो खाना अंदर की तरफ आ जाएगा। इसे बोला जाएगा आपका क्या, एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस में भी सेम चीज़ होगी, जिसमें आपकी सेल मेम्ब्रेन अपने आप को चेंज करेगी और किसी भी मटेरियल को बाहर की तरफ छोड़ देगी। तो इसको बोला जाता है फैगोसाइटोसिस, और फैगोसाइटोसिस में ये एंडोसाइटोसिस को दिखा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होती है, प्लांट मेम्ब्रेन, प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। मेनली किस चीज़ से बनी होती है ये, देखो ये प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगी और प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? ये मेनली बनी होती है आपकी पॉलीसेकेराइड सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से और पैक्टिन से। ये आपको ध्यान रखना है, पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, ये नाम अच्छे से याद रख लेना। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देख लो आपका, ये स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सेल वॉल है, ये हमने एक नोट कर ली। इसमें वैक्यूल्स भी होंगे। क्लियर? वैक्यूल्स के होंगे, लार्ज क्वांटिटी में होंगे, और इसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। क्लियर? ये मेनली काम आती है स्टोर करने में फूड प्रोडक्ट को, क्योंकि ये मोटाइल तो होते नहीं है। तो जब एनवायरनमेंट सही होगा तब ये खाना बनाएंगे, उस खाने को स्टोर कर लेंगे, और जब एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो ये उस समय उस खाने को यूज़ करेंगे। क्लियर? ये आपका क्या हो जाता है, इधर पे आपका एनिमल सेल है। ओके, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को बोला जाता है मास्टर ऑफ सेल। सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो यही बताएगा किन किन चीज़ों को करना है, किस किस तरीके से करना है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्लियर? फॉर एग्जांपल ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इसके बाहर जाओ क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक मेम्ब्रेन ये, एक मेम्ब्रेन ये, इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी डबल मेम्ब्रेन। क्लियर? यहाँ पर आपको डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। और एक बार सीएपीएफ में सवाल आ चुका है कि डबल मेम्ब्रेन आपको कौन सी सेल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, तो याद रख लेना। और इनके बीच में जो स्पेस होगा उसको हम बोलते हैं क्या, प्रो न्यूक्लियर स्पेस। क्लियर? आउटर मेंबर किस चीज से जुड़ी होती है, आउटर मेंबर के आसपास आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वो क्या होता है, हमारा ईआर होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये आपकी क्या बोल सकते हो, डिसअपियर हो जाती है जब आप सेल डिवीजन करोगे। अब सेल डिवीजन क्या किस तरीके से होता है, क्या होता है, देखो दो तरीके से हमारे सेल
डिवाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल डिवीजन, ठीक है। दो प्रोसेस हैं जो आपके सेल डिवीजन के टाइम होती है, फर्स्ट इज मियोसिस, सेकेंड इज माइटोसिस। अब देखो पहले माइटोसिस को पढ़ लेते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल बॉडी है वो क्या होगी, टूट जाएगी दो सेल बॉडीज में। क्लियर। यहां पर क्या होता है, एग्जैक्ट क्लोनिंग होती है, मान के चलिए एग्जैक्ट क्लोन बनाए जाते हैं, यानी कि जो आपकी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ऑफस्प्रिंग मतलब जो बच्चे होंगे वो क्या होते हैं, रेप्लिका होते हैं आपकी फादर सेल के। क्लियर। तो यहाँ पर दो डॉटर सेल बनाई गई हैं, ये एग्जैक्ट होंगी। तो फॉर एग्जांपल इसमें अगर 2n क्रोमोसोम है तो यहाँ भी 2n होगा, यहाँ भी 2n होगा। अगर ये लंबा है तो ये भी लंबा होगा और ये भी लंबा होगा, आप बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। क्लियर। वेयर है जब मियोसिस होता है तो ये प्रोसेस होती है। क्लियर। यहां तक तो आप देखने को मिलेगा कि दोनों प्रोसेस सिमिलर हैं। यहां तक तो जो मियोसिस होता है उसमें माइटोसिस होती ही होती है। उसके बाद यहाँ पर एक सर्टेन चीजें और हो जाती है जहां पर हाफ ऑफ क्रोमोसोम नंबर टूट जाते हैं। क्लियर। यहां पर आपको ध्यान रखना है, हाफ ऑफ क्रोमोसोम नंबर डिवाइड्स। अब मैं आपको टेक्निकल चीजें नहीं बता रहा कि किस तरीके से पोल वर्ड खींचेंगे, आपका क्रोमेटिन होगा, कटेगा। क्लियर। वो सब नहीं बता रहा हूं, बस इतना ध्यान रखना है। यहां पर क्या होगा, 4 डॉटर सेल बनेंगी। क्लियर। और फॉर एग्जाम्पल अगर ये फीमेल है तो फीमेल गैमेट्स का मियोसिस हुआ, उधर से मेल गैमेट का मियोसिस हुआ, फिर यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग होगी। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब ये जो गैमेट्स हैं आपस में मिक्स होंगे, तब जाके यहाँ पर, और यहाँ पर किस तरीके का, फॉर एग्जाम्पल ये 2n है तो यहाँ पर हर किसी के पास क्या होंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। क्लियर। यहाँ पर तक माइटोसिस होता है तो ये 2n, ये 2n, और उसके बाद यहाँ पर n ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम बता रहा हूँ मैं। क्लियर। तो दो लिखा है यानी कि 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, नीचे n है तो यानी कि सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये हो गया आपका मियोसिस और माइटोसिस का फर्क। बस इतना आपको याद रखना है। फिर इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ट्रांसपेरेंट जेल लाइक मटेरियल, जिसके अंदर आपका क्रोमेटिन थ्रेड पाई जाएगी। क्लियर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर जो आपका क्रोमेटिन होता है उसी के अंदर आपका डीएनए पाया जाएगा। डीएनए क्या होता है आपका, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका पाया जाएगा। ये देख सकते हो आप, इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड होगा। क्लियर। इसमें ये जो पॉइंट होते हैं ये होते हैं नाइट्रोजन बेस, और ये जो बॉन्ड बनते हैं ये बनता है आपका शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। इसको अच्छे से याद रखना, नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। और इसमें कौन कौन से आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, क्लियर, गुआनिन, थाइमिन, क्लियर, और साइटोनिन। तो ये कुछ होते हैं। इसमें ध्यान रखना ATGC, AT के बीच में डबल बॉन्ड होगा, GC के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये अच्छे से याद रख लेना है। और जब आप RNA की बात करोगे तो RNA में आपका क्या होता है, एडेनिन नहीं होता, उसकी जगह यूरेनिन होता है। क्लियर। तो ATGC यहाँ पर होगा UTGC। बस इतना आपको याद रखते हुए चलना है। तो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपको अंदर पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यही आपका क्या है, क्रोमेटिन। यही आपका क्रोमेटिन है और इसी में आपको डीएनए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे साइटोप्लाज्म की बात करोगे। देखो साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ें होती हैं, साइटोप्लाज्म में आपका बाकी सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। कुछ लिविंग सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, लाइजोसोम, सीलिया, फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला क्या होते हैं, ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आया है। ये होते हैं आपके लोकोमोटरी ऑर्गन। क्लियर। इन्हें बोला जाता है क्या, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ सेल्स। ये मदद करते हैं किसमें, मोशन में, यानी कि मूवमेंट करने में। फिर आ जाते हैं नॉन लिविंग से। नॉन लिविंग चीज़ें क्या क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल, नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस, ऑल दी एंजाइम्स। क्लियर। तो इसमें सारी चीज़ें आपकी पाई जाएंगी। एक बार स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लो, कहाँ पर क्या चीज़ है उनको एक बार आउटलाइन कर लो, फिर हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे ये राइबोसोम हो गया, क्लियर, ये वाला पॉइंट राइबोसोम हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया यहाँ पर, और क्या क्या है यहाँ पर, लाइजोसोम्स
ओके, लाइसोसोम्स में के बारे में तो पिछले साल एग्जैक्टली सीएपीएफ में क्वेश्चन भी आया है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। फिर वॉक्यूल, ये एनिमल सेल है तो वॉक्यूल बहुत छोटा है यहाँ पे, बाकी वॉक्यूल पाया जरूर जाएगा। क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज थी। फिर आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज नोन एज योर क्लोरोफिल। अब देखो क्लोरोफिल किस तरीके से होता है, इसमें देखो दो चीज में डिवाइड होता है ये। इसमें होता है आपका थैलेकॉइड और ग्रेना, बहुत इंपॉर्टेंट है थैलेकॉइड और ग्रेना। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें बोला जाता है थैलेकॉइड। क्लियर, इट कंटेन थैलेकॉइड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ग्रेनम। जब ये थैलेकॉइड सारे मिल जाते हैं इनको ग्रेना बोला जाता है। और जो इसके अंदर लिक्विड होगा, लिक्विड, अब यहाँ पे लिक्विड को कैसे दिखाते, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देता हूँ। ये जो लिक्विड होगा उसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे। क्लियर, ये थैलेकॉइड, ये स्ट्रोमा। अब क्लोरोफिल ग्रीन क्यों होता है, देखो सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है रिफ्लेक्शन, यहाँ पर फिजिक्स थोड़ा सा हमारे काम आती है। अब देखो हमें कोई भी कलर क्यों दिखता है, अगर आपको अभी आप सामने अपनी स्क्रीन में देख रहे होगे ब्लू कलर, तो ये आपको ब्लू ही क्यों दिख रहा है, ये आपको ग्रीन क्यों नहीं दिख रहा है। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि जो आपकी लाइट होती है वो 7 कलरों से मिलके बनी होती है, विबग्योर, और इसमें से जो भी कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रहा होगा उसी कलर की हमें वो चीज़ दिखने लगती है। तो जो आपकी पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, और वहां से जितना रिफ्लेक्शन होके वो आ रहा है वो हमारी आंखों की तरफ आ रहा है। क्लियर, तो इसलिए ये हमको ग्रीन दिख रहा है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, देखो जो फोटोसिंथेसिस होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सीएपीएफ ने वैसे तो ये सवाल बहुत साल पहले पूछा था, बट मुझे आज भी ये सवाल बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लगता है। अब देखो फोटोसिंथेसिस कौन से कलर लाइट में सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर, ये कलर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये सबसे ज़्यादा किस में होगा, ये होगा ब्लू कलर की लाइट में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आ जाता है रेड कलर, फिर इसी तरीके से आपकी क्रोनोलॉजी होती है। और सबसे कम फोटोसिंथेसिस आपका कौन से लाइट में होगा, वो होगा ग्रीन लाइट में। क्यों, देखो सारी की सारी लाइट अगर ग्रीन लाइट डालोगे सारी की सारी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो अंदर आपका क्लोरोफिल है, जहां पे थैलाकॉइड है, ग्रेना है या फिर स्ट्रोमा है, वहां तक तो लाइट पहुंच ही नहीं रही है। क्लियर, तो ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लगा के याद रखना है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाएगा। क्लियर, पावर हाउस इसलिए बोला जाता है, इट फॉर्म्स एटीपी, एटीपी में ऑलरेडी बता चुका हूं, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एनर्जी करेंसी होती है ये हमारी बॉडी की। क्लियर, और कितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, मस्कुलर सेल्स से। क्लियर, इट कंटेन लिक्विड मटेरियल कॉल्ड मैट्रिक्स, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें मैट्रिक्स है जिसमें कि एंजाइम, राइबोसोम, डीएनए एंड आरएनए पाया जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये ध्यान रख लेना है, केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन का यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, C6H12O6। क्लियर, यहां पर क्या होगा, 6CO2 प्लस 12H2O ATP। क्लियर, तो इस तरीके से आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, यहाँ पर O2 आएगा। क्लियर, इसको याद रख लेना। तो आपका क्या, फूड प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर। क्लियर, ये बाकी अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसको एक बार बैलेंस कर लेना, बैलेंस रिएक्शन याद करके जाना एग्जाम में, थोड़ा सा काम आप भी कर लो। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं वो सब किस में टूट जाते हैं, बहुत से बेसिक फूड्स में टूट जाते हैं। अब देख लेते हैं बेसिक फूड आपके किस किस तरीके के होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कार्ब की, क्लियर, तो जो भी कार्ब होंगे चाहे वो आप राइस से लो, स्टार्च लो, कुछ भी लो, लैक्टोज लो, माल्टोज लो, तो वो सब किस में टूटेगा, उसका एंड प्रोडक्ट होगा ग्लूकोज। क्लियर, जब आप प्रोटीन की बात करोगे, आप किसी भी तरीके का प्रोटीन ले सकते हो, क्लियर, वो सब टूटेंगे अमीनो एसिड में। यहां पर आप ध्यान रखना, फैट को तोड़ोगे तो फैट दो चीजों में टूट सकता है, पहला फैटी एसिड, सेकंड लिपिड। क्लियर, तो ये कुछ चीजें याद रख लेनी है आपको, ये कुछ चीजें हैं जो टूटेंगी। फिर यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज योर एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, बस इतना आपको याद रखते हुए यहाँ पर चलना है। इसके बाद आ जाता है ये स्ट्रक्चर, एक बार देख लो, इसके अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डीएनए देखने को मिल रहा होगा।
क्लियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं देखो हर चीज को डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो वो आपके ऊपर है। हालांकि फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी आपको पूरा समझा दूँ। ओके, दो तरह के हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड स्मूथ। रफ क्यों होता है ये? क्योंकि इसमें आपका 60S राइबोसोम होंगे, ये आपको ध्यान रख लेना। यहाँ पे राइबोसोम पाए जाएंगे। आपको फर्क कैसे पता लगेगा? इस तरह का स्ट्रक्चर होगा इसका, जो भी डॉटेड होगा, जिसपे इस तरह के डॉट लगे हुए होंगे, वो हो जाएगा आपका क्या? RER। ये जो डॉट है ये क्या दिखा रहा है? ये इस पे राइबोसोम की प्रेजेंस दिखा रहा है। और ये किस चीज को सिंथेसाइज करता है? ये प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है। वेयर एज अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसमें राइबोसोम नहीं है। क्लियर। ये किन चीजों को सिंथेसाइज करेगा? ये लिपिड यानी कि फैट, अभी बताया मैंने आपको। स्टेरॉइड और ड्रग्स कहां पर सिंथेसाइज होती हैं? आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पिछले साल आई थिंक CDS या CAPF में से ही किसी में एक सवाल आया था कि अगर, ये एनालिटिकल सवाल है, थोड़ा सा अप्लाइड बायोलॉजी में इसको बोलूंगा। क्लियर। कि अगर किसी की बॉडी में जो फैट है या लिपिड्स हैं वो सिंथेसाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो यानी कि उसकी बॉडी में किस चीज की कमी हो गई? तो वहां पे सिंपल था, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कमी देखने को मिल सकती है वहां पर। क्लियर। ये क्या करते हैं? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं साइटोप्लाज्म को, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन कर सके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या हो रहा है। ये देखो डॉट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ये डॉट्स, ये सब क्या है? ये राइबोसोम्स हैं। क्लियर। ये सब राइबोसोम है। और स्मूथ देख लो किस तरीके का है, दोनों में एक शार्प डिफरेंस है। क्लियर। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी किस काम आती है? ये आपके मेटाबॉलिज्म में काम आती है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये मेनली क्या बनाती है? ये आपके लाइसोसोम्स बनाती हैं, जिसको भी सुसाइड बैग बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ सेल बोला जाता है। क्योंकि कोई भी चीज आएगी ये उसको डाइजेस्ट कर जाता है, और इसी को सुसाइड बैग भी बोला जाता है या फिर सुसाइड सेल बोला जाएगा। क्लियर। यहाँ पर आपको लाइसोसोम के बारे में देख सकते हो, वेरी स्मॉल शैक विद इरेगुलर शेप होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और पिछले साल ही CAPF में एक सवाल आया है। अच्छा, इसके अंदर का जो एंजाइम होता है वो कहाँ पर बनेगा? देखो मैंने जितना भी बताया, प्रोटीन वगैरह सब कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है? सब राइबोसोम में होगा। क्लियर। ये आपको ध्यान रख लेना है कि इसके अंदर का डाइजेस्टिव एंजाइम भी राइबोसोम में सिंथेसाइज होके यहाँ पर आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं सीलिया और फ्लैजिला। देखो सीलिया फ्लैजिला किस काम आते हैं? दीज आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। क्लियर। लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, बोथ आर प्रेजेंट इन द मोडाइल सेल, दे आर मेड अप ऑफ फिब्रिस। क्लियर। ये एक बार डिफरेंस देख लो, एक सेकंड, ये डिफरेंस देख लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि यही आपके एग्जाम में काम आने वाला है। वहां पर आपको इतना पूरा पढ़ा हुआ याद नहीं आएगा। ये आखिरी में, ये मैं बार बार टेबल क्यों डाल रहा हूँ, आखिरी के 5 मिनट में अगर देख के जाना हो तो इसको देख के जरूर जाना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आएगा, और मैं डैम श्योर हूँ कि आप गलत करके आ सकते हो। तो आखिरी के मिनटों में इसको देख लेना, आपका कल्याण हो जाएगा बच्चों। क्लियर। तो सेल हमने पढ़ लिया। अब आते हैं टिश्यू के बारे में। अब बहुत इंपॉर्टेंट है टिश्यू। क्लियर। क्योंकि टिश्यू हम देखो, प्लांट वाला तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, प्लांट वाला मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में बता दिए, जिसमें मेरिस्टम के बारे में देखा, परमानेंट टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम सब डिस्कस कर लिया। बात कर लेते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? आपका एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। इसमें 3-4 तरह के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, एक बार मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूं। क्लियर। मेरी वैसे तो ड्राइंग कुछ इतनी खास है नहीं। ओके। तो ये जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है, जिसको कि हम बोल देते हैं क्या? अपना स्किन। क्लियर। ये स्किन होता है क्या? एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। और यही टिश्यूज आपके कहाँ पाए जाते हैं? आपके इनर लाइनिंग में पाए जाते हैं। तो इनर लाइनिंग ऑफ माउथ हो गया आपका, इनर लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस हो गया, तो उन सब में भी आपका क्या पाया जा रहा है? एपिथेलियल टिश्यू ही पाया जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? ये दो डिफरेंट ऑर्गन्स को या फिर आप दो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड आपका क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू हो गया, जो आपके हेड को आपके टो से कनेक्ट करता है, या हेड को आपके लंग से कनेक्ट कर रहा है और हार्ट से कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कार्टिलेज। फिर आता है लिगामेंट। ये लिगामेंट क्या करता है? ये बोन को
दूसरी बोन से कनेक्ट करता है। आपने देखा होगा ना आपके नी जॉइंट में, क्लियर, आपके एंकल में तो कभी चोट लगती है तो लिगामेंट टियर हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, दो बोन्स को एक साथ जोड़ के रखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रख लेते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं बच्चों। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? द कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल सेल आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। ये सबसे बाहरी सेल होता है, सबसे बाहरी टिश्यू होता है जो सबसे पहले एनवायरनमेंट के सामने आता है, क्लियर। और ज्यादातर ऑर्गन्स में यही आपको पाया जाएगा, जहां भी आपको कैविटी देखने को मिलेगी, फॉर एग्जांपल योर बकल कैविटी, नेजल कैविटी, वहां सब में क्या होगा, आपका एपिथेलियल टिश्यू होगा। तो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? ये स्किन में पाया जा रहा है, लाइनिंग ऑफ माउथ में, लाइनिंग ऑफ ब्लड, लंग्स, एलोवियली और किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जा रहा है। और ये सब क्या होते हैं? कंटिन्यूस शीट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी तीन तरीके के होते हैं आपके, स्क्वैमोस, क्यूबॉइडल और कॉलमर। स्क्वैमोस आपके कहाँ होंगे? स्क्वैमोस के बारे में लिख लो। अरे क्या हो गया ये? ओके, स्किन में पाया जाएगा, जो आउटर स्किन है, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में आपको देखने को मिलेगा, इनर लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस में आपको देखने को मिल जाएगा ये। और कहाँ कर पाया जाएगा ये आपका? और स्टमक में पाया जाएगा, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन। तो इतनी सारी जगह ये आपका पाया जा रहा है, पूरा का पूरा मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपको यही आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर हम क्यूबॉइडल की बात करें तो ये क्या होता है? ये किडनी में पाए जाएंगे। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आया है। अच्छा, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आया है स्क्वैमोस। कुछ भी भूल जाओ, स्क्वैमोस मत भूलना। स्क्वैमोस ये 3-4 जगह पे है, रिपीटेडली 5 से 6 क्वेश्चन ये जो मैंने अभी 3-4 लाइनें लिखी है यहीं से आए हैं, क्लियर। स्टमक के बारे में पूछा गया है, ओसोफेगस के बारे में पूछा गया है, माउथ के बारे में पूछा गया है। तो 3 सवाल तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए। तो ये कितना हो गया? यही टॉपिक यानी कि एपिथेलियल सेल में स्क्वैमोस एपिथेलियल सेल आपका 6 से 7 मार्क्स का हो गया। तो आप अगर कभी पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने मार्क्स का टॉपिक पढ़ रहे हो, तभी आप ध्यान से पढ़ोगे, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्यूबॉइड आपका किडनी में पाया जाएगा, कॉलमर आपका पाया जाता है मोस्टली लंग्स के पास, ठीक है। इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, मतलब कहीं पर भी आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर। अगर देखने को मिल रहा है तो वो पॉइंट आपका क्या होगा? उस पॉइंट में आपका यानी कि म्यूटेशन हो रखा है। तो जैसे आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने डिंपल्स सुने हैं? डिंपल्स लड़कियों के पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लड़कों के भी पढ़ते हैं वैसे तो डिंपल, क्लियर। तो डिंपल इज अ काइंड ऑफ म्यूटेशन। अगर किसी के डिंपल्स हैं तो वो एक टाइप ऑफ म्यूटेशन है, या फिर एक आप बोल सकते हो एक एबनॉर्मलिटी है बॉडी की, कि वहां पर आपके जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो अच्छे से नहीं बन पाए, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। फिर हम बात कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है? कार्टिलेज होता है, बोन होता है, एडिपोज होता है, ब्लड होता है। एडिपोज आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एडिपोज टिश्यू आपके फैट के लिए देखने को मिलेगा। फिर इसमें कौन कौन से प्रोटीन होंगे? कोलेजन और इलास्टिन आपके प्रोटीन होंगे। तो एक बार देख लीजिए कौन सी चीज़ कहाँ पर आपको फिट होगी। तो देखो यहाँ पर अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करूँ तो इसमें तो सेल, कोलेजन, ठीक है, फाइबर्स। फिर यहाँ पर आता है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या करता है? एट द एंड ऑफ द बोन पे होगा, क्लियर। ये क्या होगा? जॉइंट्स में आपके पाए जाएंगे। तो 2 जॉइंट्स के बीच में आपको मिलेगा क्या? कार्टिलेज आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पर कार्टिलेज आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें बोन, आपको पता ही है, क्लियर। ब्लड आप सबको ऑलरेडी आइडिया होगा। लिगामेंट के बारे में आप देख लो, क्लियर। तो ये 2 लूज सेल्स को मिलाएगा। लूज सेल्स मतलब यानी कि 2 मसल्स को आपको मिलाएगा क्या? लिगामेंट। एडिपोज टिश्यू किसके काम आता है? एडिपोज टिश्यू फैट के काम आता है, फैट स्टोर के काम आता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स, क्लियर। ये आपके 3 मेन तरह के होते हैं, अभी इनका डिस्कशन करेंगे। तो स्केलेटल टिश्यू, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री क्या होता है? जो आप खुद से यानी कि खुद की मर्जी से जिन मसल्स को मूव कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी मेरा लेक्चर देख के नोट्स बना रहे हो तो आप अपने कौन से मसल्स का यूज कर रहे हो? वॉलेंट्री मसल्स का यूज कर रहे हो, क्लियर। लेकिन जब आप लेक्चर देखते हुए पल के झपका रहे हो, वो क्या है? आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। क्योंकि जब आप लिख रहे होंगे आपको नहीं पता, या शुरुआत से जो वीडियो चली है और अब तक आपको नहीं महसूस हुआ कि आपने पलके कब झपकाई, पर पलके झपकती हैं, तो इसलिए वो इनवॉलेंट्री मसल्स हो गई।
तो जिन मसल्स को हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं वो होते हैं आपकी वॉलेंट्री। इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लो। सिलिंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और स्टीरिएटेड होती हैं। ये तीनों चीजें लिखी भी आई थी एग्जैक्टली। PYQ जाके उठाना, यही चीजें आपको देखने को मिलेगी वहां पे। क्लियर? सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड, स्टीरिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर स्मूथ मसल्स जो कि इनवॉलेंट्री होंगी, जिनके बारे में ज़्यादा आपको महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पानी पीते हो, पानी नीचे घटकते हो, तो उसमें कौन सी मसल्स यूज़ हो रही होती हैं? आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स वहाँ पर यूज़ हो रही होती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं? आइरिस ऑफ आई, यूरेटर, ब्रॉन्ची ऑफ लंग्स। ये किस तरह की होती हैं? ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं और अनस्टीरिएटेड होंगी। कार्डियक मसल्स क्या होती है? ये इन दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म आप मान के चलिए, क्योंकि हमारे मसल्स को, कार्डियक मसल्स को क्या होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है और एट द सेम टाइम उसको फ्लेक्सिबल भी रहना है। क्लियर? स्ट्रक्चर भी देना है और फ्लेक्सिबल भी रहना है। तो यहां पर क्या होगा? स्मूथ एंड स्केलेटल की दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं वो मिक्सअप होके आती हैं। तो ये मसल्स किस तरह की होंगी वो आप एक बार इनको पढ़ लीजिए। हार्ट मसल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। तो दोनों को मिक्सअप अगर कर दो तो वहां पर कार्डियक मसल्स होंगी। फिर बात कर लेते हैं नर्वस टिश्यू, और ये क्या होता है? लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी से मिलके, अरे यार ये क्या हो रहा है, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी से मिलके बना होता है, इसको बोलते हैं हम नर्व सेल। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो नर्वस टिश्यू जो आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बनाता है, उसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें आपको क्या मिलेगा? ये कहाँ कहाँ मिलेगा? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में, नर्व सेल और न्यूरॉन, इसको हम कभी कभी बोल देते हैं। इसमें आपका यूजुअली एक लॉन्ग पार्ट होगा और एक शॉर्ट पार्ट होगा। लॉन्ग पार्ट होगा आपका क्या? एक्सॉन, और शॉर्ट पार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। तो इस तरीके का होगा। तो जो लॉन्ग पार्ट हुआ है वो आपका वो पीछे वाला पार्ट है, देखो ये वाला, यहां से लेके यहां तक के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन, एक्सॉन बोला जाएगा। और यहां से लेके यहां तक के पार्ट को डेंड्राइट बोला जाएगा। क्लियर? इसमें आपको नोड ऑफ रेनवीर देखने को मिलेंगे ये पॉइंट पे। और यहाँ पर क्या होता है आपका? ऐसे जंप करके न्यूरल सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा सोडियम प्लस पोटेशियम पंप। कभी आपसे पूछ ले सोडियम एंड पोटेशियम पंप आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा एक न्यूरॉन में। क्लियर? अच्छे से याद रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम एक काम करते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, फिर कल हम ब्लड, क्रोमोजोम, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे एट द एंड कि हम कुछ PYQs को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके? तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का देखो काम क्या होता है। ये जितने भी हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे जो हमने कंज्यूम किए हैं, इनटेक किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने कार्ब लिया, क्लियर, प्रोटीन लिया, फैट यूज किया, विटामिन्स लिए, इन सब को तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा। क्लियर? ऑलरेडी बता चुका हूं, कार्ब किस में टूटेगा? ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड। क्लियर? फैट टूटेगा आपका लिपिड और फैटी एसिड। और विटामिन्स ब्रेक डाउन नहीं होते, विटामिन्स एज इट इज कंज्यूम होने लग जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखते हुए यहाँ पे चलना है। इसी कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा सिस्टम। यहाँ से आप इनटेक ऑफ फूड करते हो, इस तरीके से नीचे की तरफ जाते हो आप। ये स्टमक है, स्टमक में आपके वेरियस प्रोसेस होती हैं। इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक चीज को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कनाल। क्लियर? एलिमेंट्री कनाल बोला जाता है। ये वाला जो पोर्शन होगा आपका, इसको बोला जाएगा बकल कैविटी। यहां से आपका इंजेशन शुरू हो जाता है, यहां पर आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है। वैसे तो डाइजेशन आपका बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है, आगे लेटर ऑन इस लेक्चर में हम आज वो भी पढ़ेंगे। ओके? तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम आपका दे दो, कम से कम 1 से 1.5 घंटा ही आज मैं आपका यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपने 1 से 1.5 घंटा दे दिया
तो 10 से 15 को नंबर आपको मैं वापस में लौटा के दे रहा हूँ। तो इसका अगर आप स्वैट एनालिसिस कर लो या कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करो तो आई थिंक यहाँ पर टाइम लगाना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर देखते हैं स्टमक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो स्टमक में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है आपका क्या, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में भी अगेन सेम डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाएंगे। ये जो पोर्शन होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये मेनली क्या होते हैं, ये एब्जॉर्प्शन के काम आते हैं। क्लियर, ये क्या होते हैं, हमारे एब्जॉर्प्शन ऑर्गन होते हैं। यहाँ पर मेनली आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। तो एक बार देख लीजिए एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। बकल कैविटी, फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, फिर स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, रेक्टम होता है, एनस होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी पाई जा रही हैं। क्लियर। बकल कैविटी की बात करेंगे तो बकल कैविटी में कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। टीथ है, टंग है, सलाइवा है, तीनों के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। जब आप टूथ के बारे में बात करोगे, क्लियर, तो टूथ आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डेसीडियस, जिनको हम टेम्पररी बोलते हैं, जो बचपन में आते हैं हमारे। क्लियर, कब होते हैं, 1 साल की उम्र या फिर 9 महीने की उम्र से आते हैं और मोस्ट प्रोबेबली 12 साल की उम्र तक वो रहते हैं, उसके बाद वो टूट जाते हैं। क्लियर, 12 साल में मैक्सिमम एज बता रहा हूँ। ऐसा मत बोलना कि सर हमारे तो 8 साल में या फिर मैं तो 10 साल में ही मेरे नए दांत आ गए थे। दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ, जो आई थिंक मोस्टली बच्चे हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके परमानेंट टीथ ही होंगे। अगर कोई डेसीडियस टीथ वाला देख रहा है, फ़ायदा है नहीं बच्चों तुम्हारा देखने का। क्लियर। अब टीथ देखेंगे तो टीथ भी 3-4 तरह के होते हैं। पहले होते हैं इंसीजर, जो आपके फ्रंट के होते हैं। इनका मेनली काम होता है कटिंग का। जब रोटी लेते हो उसको काटते हो तो इंसीजर से काटते हैं। कनायन, प्री मोलर, मोलर, मोलर हो जाते हैं आपकी जाड़, जो हम हिंदी में बोलते हैं जाड़। क्लियर, पीछे की तरफ जो होती हैं आपकी। तो इनका कंपोजिशन देख लो, इस तरीके से होते हैं। शुरू के 4 यानी कि 4 पेयर, 4 पेयर तो आपके क्या होंगे, इंसीजर के होंगे। तो टोटल 8 दांत हो गए। फिर 2 पेयर आपके किसके हो गए, कनायन के हो गए, यानी कि 4 दांत ये हो गए। 2 पेयर आपके क्या हो गए, प्रीमोलर, तो ये अगेन 4 हो गए। और 3 पेयर आपके क्या हो गए, मोलर, तो ये अगेन कितने हो गए, 6 6, 1 2 3 3 3 12। तो कर लेना इसे, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 12। क्लियर, तो 32 दांत बना लेना, पूरे के पूरे 32 आ जाने चाहिए। नेक्स्ट चीज जो होती है आपके सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, जो कि क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज को रिलीज करता है। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, आपका स्टार्च को तोड़ेगा, किसमें, माल्टोज में, सुक्रोज को तोड़ेगा फ्रक्टोज में। तो आपका जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो राइट फ्रॉम योर माउथ स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज योर फूड पाइप। क्लियर, ये फूड पाइप आपको देखने को मिलेगी। ये जो फूड पाइप होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो यहाँ पर आपको मेनली क्या होगा, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट में, हाँ, फूड पाइप आपको यहाँ पर क्या होगा, कार्टिजीनियस फ्लैप मिलेगा, जिसमें एपिग्लॉइटिस आपने देखा होगा ऊपर की तरफ होता है। क्लियर, वो क्या करता है, इस तरीके का आपको होता है एपिग्लॉइटिस, इस तरीके का एक बेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपके माउथ में ऊपर की तरफ पाई जाती है, जो क्या करती है, आपकी एंट्री चेक करती है। क्योंकि जब आप ग्लॉइटिस की बात करोगे, ग्लॉइटिस क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपके 2 पाइप आके ना इस तरीके से मिक्सअप हुए हुए होते हैं। ये इधर पे आपका फूड पाइप मान लो और इधर पे आपका विंड पाइप मान लो। तो ये ग्लॉइटिस, जब आप खाना खाते होते हैं तो ये विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है ताकि खाना विंड पाइप में ना चले जाए। और जब आप बोल रहे होंगे अभी राइट नाउ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्लियर, तो अभी इसने क्या करा होगा, मेरे फूड पाइप को ब्लॉक कर रखा होगा। बस इतना इसको आपको ध्यान रखते हुए चलना है। बाकी ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ये डायरेक्टली जाके कनेक्ट हो जाता है किससे, हमारे स्टमक से। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ इसके बाद जो भी प्रोसेस होगी वो आपकी स्टमक में चलेगी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। स्टमक की बात करोगे, स्टमक में कुछ चीज़ें पाई जाएंगी। पहला म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, क्योंकि देखो स्टमक में आप HCl देखने को आपको मिलेगा। क्लियर, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, HCl आपको देखने को मिल रहा है। तो HCl होने की वजह से ये पूरा आपका स्टमक क्या हो जाएगा,
एसिडिक हो जाएगा। और ऐसा ना हो कि ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से आपके स्टमक की इनर लाइनिंग जो कि किस तरह की होगी, स्क्वायर एपिथेलियल टिश्यू। अभी बताया था आपको, ज़्यादातर आपसे स्क्वायर ही पूछा गया है। स्क्वायर बोल सकते हो, स्क्वाम्बोस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। सिंपल स्क्वाम्बोस स्क्वायर बात एक ही है। तो म्यूकस क्या करता है, आपके पूरे स्टमक को घेर लेता है ताकि HCl डायरेक्टली इनर लाइनिंग पे टच ना हो पाए। फिर इसमें होते हैं आपके डाइजेस्टिव जूस। और HCl का देखो दो काम होते हैं, एक तो ये बाहर के कोई भी इनऑर्गेनिक मैटर अगर इनसाइड एंटर किया है तो इट किल्स एनी इनऑर्गेनिक मैटर। आप लोगों को लग रहा होगा मैं एक एक स्टेटमेंट आपको लिख के क्यों दिखा रहा हूँ। एग्जैक्टली CAPF में PYQs देखोगे तो ऐसा पूछा गया है, इट किल एनी इनऑर्गेनिक मटेरियल। क्लियर, पहला तो ये हो गया। सेकंड, इट मेक्स एसिडिक मीडियम। ये जो मीडियम होगा ये एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोटीन होगा, क्योंकि जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है ना आपका, उसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है ताकि वो वर्क कर सके। तो स्टमक में आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। तो ये क्या करता है, पेप्सिन को कार्य करने में या पेप्सिन को वर्क करने में हेल्प करेगा। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी, एंट्रम और ये पायरोलस, ये आपको अच्छे से याद रखने में। स्मॉल इंटेस्टाइन ये किस तरह की होती हैं, ये सी शेप जो आपका सेक्शन होगा ना, अभी देखो आप यहाँ पर देखो, ये देख रहे हो, ये सी शेप। यहाँ पर जो आपकी इंटेस्टाइन जुड़ेगी इसको बोला जाएगा डिओडोनम। क्लियर, डिओडेनम, ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को तोड़ोगे तो 3 भाग में होगी, डिओडेनम, इलियम, जेजुलम। क्लियर, इसको अच्छे से याद रखना है, डिओडेनम, इलियम, जेजुलम। नाम टफ है बट अगर आ गया तो फ्री के नंबर है, ये ध्यान रखना, फ्री के नंबर। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम आपको पाया जा रहा है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, विली। ये क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ पर इनर लाइनिंग बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इनर लाइनिंग, तो यहाँ पर इस तरीके की ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। इसका मेनली काम क्या होता है, आपसे पूछा गया है CAPF में कि व्हाट इज द मेन वर्क बिहाइंड विली। क्लियर, मेन वर्क क्या है उसका, देखो इसके पीछे ना आपको एक सिंपल सी साइंस लगानी है। विली है, एक तो ये क्या करेगा, ये टच होगा जो भी आपका फूड मटेरियल होगा, और सेकंड स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर, तो विली इंक्रीजेज दी सरफेस एरिया। मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो सके इसे एक ही वीडियो में समझा दूं ताकि आप एग्जाम में कोई गलती ना करो। इट इंक्रीजेज दिस सरफेस एरिया। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया फूड के साथ टच होगा उतना ज़्यादा आपको ऑब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको। और इन द सेल्स, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक प्रोसेस और देखने को मिलेगी। उस प्रोसेस का नाम है क्या आपका, असीमिलेशन। अब असीमिलेशन में क्या होता है, जो आपका फूड जो भी अब्जॉर्ब हुआ फूड मटेरियल वो किस में चला जाता है, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड। क्लियर, उसको ब्लड में डाल दिया जाता है और ब्लड में वो क्या करेगा, ब्लड में माइटोकॉन्ड्रिया के पास ले जाएगा उस खाने को, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन होगा, और वहां पर वो खाना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, वहां पर एनर्जी रिलीज हो जाएगी। फिर हम बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। देखो ये पूरी की पूरी तरीके से अब्जॉर्ब करता है, इसमें जो खाना बच जाता है, सेकंड और जो वाटर है उसको अब्जॉर्ब करता है। क्लियर, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि वाटर अब्जॉर्बिंग ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन सा है, एक तो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, सेकंड किडनी। किडनी में सबसे ज्यादा वाटर अब्जॉर्ब होता है क्योंकि वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि पूरा थिक होके नीचे आता है,
वो वेस्ट मटेरियल आपका क्या होता है, पूरा का पूरा लिक्विड ही पार्ट होता है, और फिर जब नेफ्रॉन्स वगैरह के थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है तो वहाँ पर भी अगेन वाटर अब्जॉर्ब किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूरी प्रोसेस एक बार देख लो, कहाँ से कहाँ तक होती है। इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब खाने का ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाना। इजेशन, वेस्ट मटेरियल का आपकी बॉडी से बाहर आ जाना। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में पढ़ लो, अपेंडिक्स, जो कि आप ये बोल सकते हो कि जब पेलियोलिथिक एज रही होगी या फिर नियोलिथिक एज रही होगी, उस समय हमारे बहुत काम आता था, बट अब ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये क्या करता था, ये आपका जो रफेज होता था। क्लियर? रफेज मतलब जो ऐसे फाइबर होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकते थे, उनको डाइजेस्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल आपको लेना है, मान के चलो आपने कच्चा पत्ता खा लिया या फिर आपने कच्चा मीट खा लिया, तो वो आपकी बॉडी में डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता, उससे आपकी तबीयत खराब होती है। पर पुराने लोग जो आदि मानव थे वो डायरेक्ट खा भी लेते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि तब अपेंडिक्स हुआ करता था। अब ये जो अपेंडिक्स है, ये हमारा क्या बन गया है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन के रह गया है, यानी कि दीज ऑर्गन डू नॉट हैव एनी फर्दर यूज। ऐसे ही कुछ हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन और भी हैं, जैसे ईयर। क्लियर? पूरा का पूरा कान नहीं है, जो ईयर बाहर की तरफ आपके लटक रहे हैं वो। सेकंड, नेल्स। थर्ड आपका हो गया कॉकक्स, इसे बोलते हैं हम टेल बोन। कुछ चीजें आपको याद रखनी है। टेल बोन भी आपका क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और धीरे धीरे तो आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेंड अगर आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस कर रही है, वैसे वैसे लोगों की जो हाइट है वो धीरे धीरे डाउन जा रही है। क्लियर? तो ये भी मानने को जा रहा है साइंटिस्टों के द्वारा कि आगे चलते हुए आई थिंक 5 फुट वुड बी दी, यानी कि मोस्ट एवरेज हाइट। अभी तो देखो लगभग लगभग 5 फुट 8 इंच या 6 फुट के लगभग है, जो ठीक ठाक हाइट मानी जाती है, बट आगे चल के वो 5 फुट 4 फुट तक भी पहुंच सकती है। तो इससे पहले इतने छोटे हो जाओ, अपना काम अच्छे से कर लो। फिर हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो हमने पढ़ लिया। ग्लैंड्स कौन कौन से यूज हुए? सबसे पहला सलाइवरी ग्लैंड, इसने क्या किया है, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया था किस में, स्टार्च टू शुगर में। शुगर में भी नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पर, ग्लूकोज। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है। फिर लिवर आ जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी। इसको लार्जेस्ट ग्लैंड क्यों बोला जा रहा है? देखो सिंपल सा पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब यहाँ पर देखो 2 तरह के ग्लैंड होते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं था, तो एक बार सुन लो। 2 तरह के ग्लैंड होते हैं आपके। पहला होता है एंडोक्राइन, सेकेंड इज योर एक्सोक्राइन। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स किस तरीके के होते हैं? जो आपके हार्मोन रिलीज करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होंगे? जो आपके एंजाइम या फिर डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे स्टमक है। स्टमक आपका एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। क्लियर? और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर स्टमक हो गया, पेनक्रियाज। क्लियर? पेनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन, और हो गया आपका लिवर। तो ये कुछ हो गए ग्लैंड जो आपको अच्छे से याद रखना है। एंडोक्राइन ग्लैंड आपके हो गए जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया यहाँ पे। पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा टेस्टेस्टिरोन, ओवरी। क्लियर? ओवरीज वगैरह। तो ये सब हो गए। और एक ऐसा ग्लैंड होता है जो आपका दोनों होता है। अब वो कौन सा है? पेनक्रियाज। अब देखो हार्मोन कौन सा निकालता है? ये इंसुलिन। एक सेकेंड, यहाँ पर ये डाइजेस्टिव एंजाइम और आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह वर्क करता है।
क्लियर। लीवर का मेन काम होता है वो आपका डाइजेशन ऑफ फैट करे, इसको ध्यान रखना है। इसका मेन सेल होता है हेप्टिक सेल। अच्छा एक बार आपको बता देता हूँ, हर किसी की फंक्शनल यूनिट, जैसे लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है आपकी एलिवियोली, सॉरी एलिवियोली सेल। क्लियर। फिर हार्ट की हम अगर बात करें, कार्डियक सेल। लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन, नर्व सेल। फिर यहाँ पर हो जाते हैं हम किडनी, किडनी होता है नेफ्रॉन, लिवर, हेप्टिक सेल। क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। रिपीटेडली क्वेश्चन आया है, किडनी के बारे में तो 2 बार पूछा गया है, ये अब अच्छा याद रख लेना, नेफ्रॉन ध्यान रखना है आपको। क्लियर। इस तरीके का आपका कुछ लीवर दिखता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। इसके अंदर से आपका क्या सिक्रीट होता है, बाइल जूस सिक्रीट होता है, जो कि कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उसका कलेक्शन होता है आपका गॉल ब्लैडर में। फिर हम बात कर लेते हैं पेनक्रियास का। पेनक्रियास क्या करता है, बोथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि पेनक्रियास में आपको एक एंजाइम देखने को मिलेगा, दैट इज ट्रिप्सिन। क्लियर। और ये आपका दोनों की तरह काम करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करेगा। हार्मोन कौन से निकालता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से निकालता है, ट्रिप्सिन। ये अच्छे से याद रखना है, तो ये इस सर्टेन सेक्शन में आपका पाया जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एंजाइम का एक्शन होता है। सबसे पहले स्टमक में 4 से 5 घंटे रहता है। देखो डाइजेशन जो स्टार्ट हो जाता है, एक सेकेंड, हाँ, डाइजेशन जो स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट एट माउथ, या फिर और डिटेल में बोलूँ तो बकल कैविटी। क्लियर। तो डाइजेशन आपका बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। उसके बाद कहाँ पर होता है, स्टमक में होता है। स्टमक में कौन कौन एक्ट करता है, देखो पेप्सिन है। क्लियर। पेप्सिन आपको पाया जाएगा स्टमक में, ये देख सकते हो आप यहाँ पर पेप्सिन। ये पेप्सिन बिकॉज ऑफ एसिडिक मीडियम प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोटियोज, पेप्टॉन्स, पेप्टाइड्स, इन सब में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो पेप्सिन 3-4 नाम याद रख लो, पेप्सिन। क्लियर। फिर ट्रिप्सिन, और एक लास्ट होता है रेनिन। ये देखो रेनिन हम सब में नहीं पाया जाता, यानी कि जो यंग अडल्ट्स हैं उनमें नहीं पाया जाता, ये सिर्फ किस में पाया जाता है, यंग वंस में। जो क्या बोल सकते हैं उनको, जो जो जिन बच्चों का अभी अभी जन्म हुआ है उनको बोला जाता है ना, इन्फेंट्स वगैरह, तो उनमें पाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर रेनिन होता है जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्लियर। तो जो मदर से मिल्क आता है उसको डाइजेस्ट करता है। अच्छा, और जब हम यहाँ पे मदर मिल्क की बात कर रहे हैं, तो आई होप आप सबने मदर मिल्क के बारे में पढ़ा हुआ हो। मदर मिल्क ध्यान रखना, एक तो येलो कलर का होगा, इसको किस नाम से जाना जाता है, कोलेस्ट्रम। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज होती हैं, और एंटीबॉडीज अगर आपने नहीं देखा है, हमारा पुराने वाला लेक्चर एसएससी के लिए जो बनाई थी 1 लाइनर वीडियो, उसको एक बार देख लो, उसमें आपको मैंने सब बताया है। एंटीबॉडीज 2 तरह की होती हैं, बी एंड टी। ये सब क्या होते हैं, हमारी लिम्फोसाइट्स। WBC का एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट, वही होती है आपकी बी और टी टाइप ऑफ सेल्स। क्लियर। फिर जब आप बात करोगे एंजाइम की, पेनक्रियाटिक जूस, यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रिप्सिन। क्लियर। ट्रिप्सिन अगेन आपके प्रोटीन जो है उसको तोड़ेगा छोटे छोटे फॉर्म्स में, और यहाँ पर आपका बन जाएगा। क्लियर। यहाँ पर बाइल भी आपका आता है, क्योंकि लीवर डायरेक्टली कनेक्ट होता है, तो बाइल जूस आपका किसको तोड़ेगा, फैट्स को इमल्सीफाई कर देगा। यानी कि देखो फैट कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता, फैट्स का डाइजेशन नहीं होता। फैट के लिए हम हमेशा एक टर्म यूज करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिसमें कि फैट क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, उन्हीं को हम बोलते हैं फैटी एसिड या फिर लाइपेज। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, सारा का सारा चीज़ें जो भी होती हैं वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ड्यूडेनम के थ्रू, और फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पर वो अब्जॉर्ब हो जाता है।
तो एक बार आप देख लीजिए कौन कौन सी चीज किस किस तरीके से टूटेगी। यहाँ पर प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोज, ये सब क्या बनेंगे, ये सब आपके डाइपेप्टाइड बनेंगे ट्रिप्सिन के उसमें प्रेजेंस में। फिर आता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड्स, तो इस तरह की चीजें। फिर लेटर ऑन ये जो डाइपेप्टाइड्स होंगे, तो यहाँ ध्यान रखना प्रोटीन, पेप्टाइड्स, फिर पेप्टाइड्स टूटेंगे किसमें, अमीनो एसिड्स में। फैट, लाइपेज एंजाइम, मोनोग्लिसराइड्स बन जाएगा, डाइमोनोग्लिसराइड, लैपेज, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बन जाएगा। क्लियर। और देख लेते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जैसे ही अब्जॉर्प्शन होगा वो डायरेक्टली किस में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वो ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ तक ले जाएगा, वो ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करके माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर उसका क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन करेगा और फिर वहां पर एटीपी की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। फैटी एसिड जो होते हैं वो हमारे इनसॉल्यूबल होते हैं, वो कहीं पर घुलते नहीं है, कहीं पर जाते नहीं है, और उस वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपका प्रोटीन होता है या फैट होते हैं वो किसके साथ जुड़ जाते हैं, वो एडिपोज जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो फैट मिलके एडिपोज टिश्यूज की फॉर्मेशन करता है। क्लियर। और ये ज़्यादातर आपके कहाँ पर जुड़ते हैं, ये आपके ब्रेन के आसपास वाले एरिया में, फिर आपके लीवर के आसपास, फिर आपके बेली के आसपास वाले एरिया में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे एडिपोज टिश्यूज। क्लियर। तो ये आप देख सकते हो एब्जॉर्प्शन और कहाँ का होता है। देखो माउथ में तो आप कुछ जैसे जो लोग होते हैं जो गुटखा तंबाकू जिनको खाने की आदत है, वो लोगों के लिए तो माउथ से ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो वहाँ पर भी माउथ में भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो जो भी ये तंबाकू वगैरह खाते हैं उनके लिए तो माउथ से एब्जॉर्प्शन होता है। जो अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं, वाटर कंज्यूम करते हैं, देखो वाटर तो हम सभी कंज्यूम कर रहे हैं, बट अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन आपका स्टमक से हो जाता है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल आपका कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, स्टमक से एब्जॉर्ब होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या एब्जॉर्प्शन होता है, फूड मटेरियल और वाटर का। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर अगेन आपका वाटर का ही एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर, मिनरल्स, ड्रग्स। क्लियर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। कल का जो लेक्चर होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे, ब्लड, क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि आपको कुछ पीवाईक्यूज कराऊं इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस, जो मैंने आज आपको पढ़ाए ट्राई करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज हो सके उतने करें। और ये मेक श्योर करेंगे कि आप अगर एग्जाम में जा रहे हो तो आप अगर, ठीक है, 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस से, तो 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ और उसमें से सही कितने कर लो वो आपके ऊपर है। 100% एक्यूरेसी के साथ भी सही कर सकते हो, नहीं तो 80% के साथ भी करोगे तो 25 क्वेश्चन तो आप सही टिक कर लोगे। और अगर 25 क्वेश्चन आप एक सेक्शन से अच्छे से उठा ले रहे हो तो बाकी सेक्शंस के लिए भी टेंशन मत लो, आपके लिए हम ला रहे हैं हिस्ट्री का भी रिवीजन ला रहे हैं, पॉलिटी का रिवीजन होगा। क्लियर। और ट्राई करेंगे अगर मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन भी आपका करा दे। तो वेट करना। ज्योग्राफी की सीरीज तो आई होप आप सबने देखी ही होगी, तो ज्योग्राफी की सीरीज को भी फॉलो कर लो, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करे हैं। एक चीज़ जो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, एक हमने एसएससी की साइंस की वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर देख लेना। साथ साथ फॉलो करना हमारी करेंट अफेयर की सीरीज जो कि है गति सीरीज, जो कि मोस्टली सीएपीएफ वाले बच्चों के लिए डिज़ाइन करी है। अगर आप वो सीरीज़ को देख के जाओगे तो इस एग्ज़ाम में आप एक सेफ स्कोर तो ले ही लोगे। क्लियर। तो ये चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बस पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट टाइम। अब आखिरी 15 दिन ही बचे हैं आई होप, और आखिरी के 15 दिनों में, 15 से 20 दिनों में आपका और कोई काम नहीं होना चाहिए, कुछ नया नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करना है। कुछ नया पढ़ना भी है तो रिवीजन सीरीज पढ़िए जो सर्वज्ञ एजुटेक आपके लिए ला रहा है, ताकि आपको एकदम से हर चीज़ क्रोनोलॉजी वाइज लिंक करते हुए पढ़ें। क्लियर। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।